चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट सेक्शन। और इसके अंदर हम बात करेंगे लिफ्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम्स की। लिफ्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाता है और वेइंग मशीन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाता है। बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा कि लिफ्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाता है। जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन अलग अलग होता है, मतलब किसी एक्सेलरेशन अगर वो ऊपर चल रही है या किसी एक्सेलरेशन से नीचे चल रही है या किसी स्पीड अगर उसकी कांस्टेंट और कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे चल रही है, तब उसकी रोप के अंदर टेंशन कैसे वेरी करता है अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, या उसके अंदर कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो उसका वेट कैसे वेरी करता है। इसको हम ना सिर्फ कंसेप्चुअली समझेंगे, इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और उसके बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। वेइंग मशीन पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे और इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं नीट में, तो आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलिए बात करते हैं इजी शॉर्ट नंबर 8। तो इजी शॉर्ट नंबर 8 के अंदर हम बात करेंगे लिफ्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स की। सबसे पहला जो केस है उसको आप ध्यान से समझें। देखिए वेट क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लिफ्ट है तो हम सबसे पहले बात करेंगे वेट की। वेट होता क्या है? वेट, हम जब किसी भी वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो वो वेइंग मशीन जितना नॉर्मल हमारे वजह से हमारे ऊपर जो नॉर्मल होता है उसका जो रिएक्शन फोर्स उसको नीचे मिल रहा होता है, वही बेसिकली वेट या नॉर्मल होता है, वेट होता है, जिसको अपन जनरली वेट बोल देते हैं। अपन कई बार नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर वेट क्या बोलते हैं, अगर मैं कोई मुझसे पूछे कि आपका वेट कितना है तो अपन जनरली बोलते हैं कि साहब मेरा वेट 60 kg या 70 kg या 80, जो भी आपका वेट है आप वो वेट बताते हो। एक्चुअली वेट की जो यूनिट होती है वो तो न्यूटन होती है और मास की यूनिट केजी होती है। तो हम वेट बता रहे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इन केजी। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि साहब मेरा वेट 80 kg है फॉर एग्जांपल, तो इसका ये मतलब है कि मेरा वेट 80 kg वेट के बराबर है। 80 kg वेट के बराबर है, मतलब 80 kg को जब मैं जी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ओरिजिनल वेट मिलेगा। तो एक होता है केजी, एक होता है केजी वेट। केजी वेट इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड केजी इज द यूनिट ऑफ मास। तो अगर मैं अपना वेट बता रहा हूं तो वेट बेसिकली मैं केजी में बता रहा हूं, तो आपको समझना ये कि साहब आप इतने केजी के बराबर अपना वेट बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का वेट अगर 50 kg वेट है तो हम बात कर सकते हैं अगर उसका वेट 50 kg वेट होगा तो 50 kg वेट का मतलब होगा, अगर इसको मैं जी की वैल्यू 10 मान के जी से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा बच्चों 500 न्यूटन। अगर किसी पर्सन का वेट अगर 80 kg वेट है तो 80 kg वेट का मतलब हो गया 800 न्यूटन। ये बहुत सिंपल सी चीज है। तो हम जनरली अपना मास इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेट। आपसे कोई भी पूछे, या आपसे खुद से भी कई बार पूछा होगा लोगों ने आपका वेट कितना है, तो आप क्या बताते हैं? आप अपना मास बता देते हैं। इसका मतलब है तो उस मास के बराबर हमारा वेट है, तो हम उसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेट मिलेगा, राइट। तो उम्मीद है आपके समझ में आ ही चुका होगा, बहुत सिंपल सी चीज थी। अब हम बात करते हैं कि लिफ्ट वाली सिचुएशन को कैसे डील किया जाता है। तो पहला केस हमारे पास क्या है? व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन ए। मान लो कोई लिफ्ट है और ये लिफ्ट का मास हम m कंसीडर कर लेते हैं और ये किसी एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रही है। मान लेता हूं कि लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर a है। सो दिस इज सपोज एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ वी कैन यूज द सिंपली न्यूटन्स लॉ बाय फॉर कैलकुलेशन ऑफ टेंशन इन द रोप। आप एक बात बताइए आप मुझे कि पूरी की पूरी लिफ्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg की फॉर्म में और टेंशन लिफ्ट से देखने पे ऊपर ही लग रहा होगा। अब आप इस पे जब न्यूटन्स लॉ लगाओगे तो मैंने आपको कितना आसान तरीका बताया हुआ है न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने का। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखिए आपको पता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, तो सबसे पहले अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स लिखेंगे टेंशन, माइनस अपोजिट फोर्स mg लिखेंगे, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे। तो अगर टेंशन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो टी की वैल्यू आपको मिलेगी t माइनस mg इक्वल टू m इंटू a कर देंगे। तो यहां से जो t की आपको वैल्यू मिल जाएगी वो mg प्लस ए में हो जाएगा। आपके समझ में आ चुका होगा कि mg इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो mg प्लस ए में हो जाएगा। यहां से अगर मैं m को कॉमन लेना चाहूं तो t इक्वल टू जो मिलेगा वो मिलेगा m इंटू जी प्लस ए, राइट। सो दिस इज द टेंशन इन द रोप। अच्छा, कई बार इसको अपन जी प्लस ए को जी इफेक्टिव की फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको अगर मैं जी इफेक्टिव की फॉर्म में लिख दूंगा तो टेंशन का जो वैल्यू बन जाएगा वो m इंटू जी इफेक्टिव लिख देता हूं। और जी इफेक्टिव की वैल्यू हमने यहां पे क्या लिखी है? जी इफेक्टिव जो है वो मैंने लिखा है जी प्लस ए की जगह। इसका यह मतलब होता है कि अगर मान लो लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट हो रही है तो आपको अगर डायरेक्टली उसकी रोप में टेंशन कैलकुलेट करनी है तो मास ऑफ द लिफ्ट मल्टीप्लाइड बाय जी इफेक्टिव कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि यार एक लिफ्ट है जो ऊपर एक्सेलरेट करती है और जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आपको दे दी जाती है g/2 सपोज, देन व्हाट विल बी द टेंशन इन द केबल। तो आप कहेंगे साहब मैं सीधी सीधी बात करूंगा, टेंशन जो होगी सिचुएशन के अंदर जब जी की एक्सेलरेशन की वैल्यू g/2 दी है तब जो टेंशन होगा वो m इंटू
जी इफेक्टिव लिख दूंगा एम, और जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी प्लस ए, और ए की वैल्यू जी बाई टू है, तो ये बन जाएगा आपके पास जी प्लस जी बाई टू, जो कि 3g/2 हो जाएगा। और इस तरह से आप टेंशन की वैल्यू डायरेक्टली बता सकते हैं 3mg/2। तो कुछ नहीं करना है, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही है किसी भी एक्सेलरेशन ए से, तो आप जी इफेक्टिव का कंसेप्ट यूज करेंगे, और जी इफेक्टिव का कंसेप्ट यूज करके आप डायरेक्टली टेंशन इन द रो बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट केस की। When lift is moving down with acceleration A, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ चल रही है किसी ना किसी एक्सेलरेशन ए से, तो उस सिचुएशन के अंदर टेंशन इन द रोप क्या होगा। देखिए मान लीजिए कि टेंशन T है, और इस बार मैं कह रहा हूं आपसे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, राइट, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। हमें पता है लिफ्ट का मास हमें m गिवन है, तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स mg होगा ही होगा। अब आप मुझे बताइए, टेंशन तो बच्चों अगर लिफ्ट से देखूंगा तो ऊपर ही दिखेगी आपको, मतलब आपको पता है टेंशन का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो लिफ्ट से ऑब्जर्व करने पे टेंशन तो हमेशा ऊपर ही दिखना है, mg नीचे ही होना है। एक्सेलरेशन a इस बार डाउनवर्ड दिया है, नाउ वी विल यूज द न्यूटन्स लॉ। कैसे, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज mg माइनस अपोजिट फोर्स इज t इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन a। अब आप t को उस तरफ लेके आएंगे, ma को इस तरफ लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास mg माइनस ma इक्वल टू टी। तो बताइए टी की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, एम को कॉमन ले लेते हैं, और जी इफेक्टिव हमारे इस बार आ जाएगा जी माइनस ए। इसका यह मतलब हुआ कि देखिए पहले केस में जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हुई थी किसी भी एक्सेलरेशन से, तो आपने क्या देखा कि अगर लिफ्ट का वेट mg है तो टेंशन mg से ज्यादा आ रहा था, mg प्लस ma आ रहा था, और अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही तो टेंशन mg से कम आ रहा है, mg माइनस ma आ रहा है। तो आप देखिए टेंशन का वैल्यू यहां पर ओरिजिनल वेट से कम आ रहा है। तो जब भी लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी, आप जी इफेक्टिव की वैल्यू g माइनस a लिख देंगे। यहां पर जी इफेक्टिव जो होगा वो डेफिनेटली g माइनस a होगा। फिर से हम इसी सिचुएशन को डील करते हैं एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए बच्चों की एक की वैल्यू आपको दे दी जाती है g/2। उस सिचुएशन के अंदर टेंशन इन द रोप अगर कैलकुलेट करना है तो एम इंटू जी इफेक्टिव हो जाएगा g माइनस g/2, दैट बिकम्स g/2। सो आंसर आपको मिल जाएगा mg/2। मतलब अगर लिफ्ट g/2 एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, तो लिफ्ट का वेट अगर mg है तो उसका हाफ टेंशन होगा, मतलब टेंशन का वैल्यू mg/2 होगा। तो एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं किसी भी लिफ्ट को ऊपर एक्सेलरेट करता हूं किसी एक्सेलरेशन से, तो जी इफेक्टिव बढ़ जाता है, इस वजह से कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ जाएगा, और अगर नीचे की तरफ आ रही है तो जी इफेक्टिव कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं कि टेंशन का वैल्यू कम हो जाएगा। अदरवाइज आपको सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन यूज करके आप निकाल ही सकते हैं। पर ये जो जी इफेक्टिव का कंसेप्ट है ना, ये कई बार आपके काम आएगा। तो आप याद रखें, किसी भी प्रॉब्लम को आपको लिफ्ट के फ्रेम में जाकर डील करना हो तो आप जी इफेक्टिव का कंसेप्ट लगा सकते हैं, और अगर एक्सेलरेशन ए है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी प्लस ए आएगी, और अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो जी इफेक्टिव वैल्यू जी माइनस ए आएगी, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट केस के अंदर। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन जी, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, पर एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर है, जी के बराबर। तो आप देखिए अभी भी आपने बात की थी कि अगर जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो लिफ्ट का, तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए आया था। अब यहां ए की वैल्यू जी पुट कर दोगे तो जी माइनस जी जीरो हो जाएगा, मतलब जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा। अगर जी इफेक्टिव जीरो हो गया तो जो कैबल है किसकी, लिफ्ट की, उसका टेंशन जीरो हो जाएगा, मतलब लिफ्ट इज इन जस्ट फ्री फॉलिंग कंडीशन, या इसको कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस भी बोलते हैं। देखिए यहां पर लिफ्ट का टेंशन तो ऊपर ही दिखाया जाएगा। इस बार जो एक्सेलरेशन है ए, उसकी वैल्यू जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ही आना है, आप जानते हो अच्छी तरह से। नाउ व्हाट इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डेफिनेटली दैट इज इक्वल टू mg माइनस अपोजिट फोर्स इक्वल टू t इक्वल टू मास m एंड एक्सेलरेशन इज g, इट विल गिव्स t इक्वल टू mg माइनस mg एंड डेफिनेटली दिस बिकम्स इक्वल टू 0। या आपको पता है कि यार जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करती है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है कि साहब जी इफेक्टिव जो होता है वो होता है जी माइनस ए। इस बार ए की वैल्यू जी के बराबर है तो आप लिख देंगे जी माइनस जी विच विल बिकम्स इक्वल टू 0। और जो टेंशन होता है, टेंशन का वैल्यू होता है एम इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव 0 हो जाता है, और ये 0 हो जाएगा तो टेंशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। इसको कंडीशन ऑफ फ्री फॉल या कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस भी बोलते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा केस है और बहुत इंटरेस्टिंग केस है, और उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। यहां देखिए, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन विद एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ? सब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। लिफ्ट चाहे ऊपर चल रही हो चाहे नीचे चल रही हो, अगर स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो सिचुएशन के अंदर उसका एक्सेलरेशन 0 माना जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी निकल के आनी है, क्योंकि आप जी प्लस ए करें तो जी प्लस 0 इज जी,
जी माइनस ए करेंगे तो भी ए की वैल्यू जीरो होने की वजह से जी माइनस ए इज इक्वल टू जी। दैट मीन्स उस सिचुएशंस के अंदर जो टेंशन आएगा केबल के अंदर वो वेट के बराबर ही आएगा। ध्यान से देखें, यहां अगर आपसे बात करेंगे एक्सेलरेशन जीरो है तो बच्चों नीचे की तरफ क्या है, वेट mg ना। तो अगर आपसे कहें साहब ऊपर चल रही है v इक्वल टू कॉन्स्टेंट से, या नीचे चल रही है और v इक्वल टू कॉन्स्टेंट से, या मैं ऐसे भी बात कर सकता हूं साहब v की वैल्यू जीरो हो, यह भी सिचुएशन पॉसिबल है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है कि साहब वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, तो या तो लिफ्ट परमानेंट रेस्ट पे होगी, या किसी कांस्टेंट स्पीड से ऊपर चल रही होगी, या कांस्टेंट स्पीड से नीचे चल रही होगी। इन सभी सिचुएशंस के अंदर एक्सेलरेशन जीरो माना जाएगा। और जब एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होता है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो आप सीधी सीधी बात करेंगे सब अपवर्ड जो केबल में टेंशन होगा वो इसके वेट को बैलेंस करके रखेगा। दैट मीन्स टी मस्ट बी इक्वल टू एम जी। उम्मीद ही आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर लिफ्ट की स्पीड कांस्टेंट है या वो परमानेंट रेस्ट पे है तो सिचुएशन के अंदर लिफ्ट का जो केबल है उसका जो टेंशन है वो उसके वेट के बराबर होगा, ठीक है। यहां एक क्वेश्चन आप देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द टाइम एज शोन। ये डायग्राम हमें बना रखा है, एक ग्राफ हमें बना रखा है जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। और आपसे कहा जाता है कि जो लिफ्ट है जब ये मूव करती है तो इसकी वेलोसिटी इस ग्राफ में जिस तरह से वेलोसिटी वेरी कर रही है उसके अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी वेरी करती है। किसकी? लिफ्ट की। मतलब वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है। फाइंड टेंशन इन द केबल बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकंड। आपको बताना ये कि 0 से 6 सेकंड के बीच में टेंशन कितना होगा केबल में। हमसे पूछा 0 से 6 सेकंड के बीच में, लेकिन हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये अलग अलग तरह से पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, आपको ये समझ में आना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप बहुत तेजी से इसको सोल्व भी करेंगे। आप ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। बच्चों यहां देखिए, यहां एक चीज बता रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। क्या होता है? dv बाई dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि साहब dv बाई dt इज ऑल्सो स्लोप ऑफ vt ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। इसका क्या मतलब हुआ यार कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलरेशन है तो whatever be happened with this slope will be happened with acceleration of the particle or body। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जीरो है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन जीरो है। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। सो whatever be happened with the velocity versus time graph slope will be happened with the acceleration because of velocity versus time graph का जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। जरा मुझे बताइए, क्या आप यहां पे स्लोप निकाल सकते हैं? 0 से 6 सेकंड के बीच में ये 0 था, ये 6 सेकंड है। आप कैसे साहब आराम से हम निकाल सकते हैं। स्लोप मतलब tan थीटा होता है और जो tan थीटा की वैल्यू होती है उसको मैं वहां से देखूंगा तो tan थीटा इक्वल टू स्लोप होगा और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। तो जो a की वैल्यू आएगी, या a1 इसको बोल देता हूं, यहां अगर एक्सेलरेशन a1 है 0 से 6 सेकंड के बीच में, तो a1 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एंगल थीटा ले लिया जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा बच्चों? 30 डिवाइडेड बाय 6 विच विल गिव्स 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब 0 से 6 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब ध्यान से समझना, आपसे क्या कहा जा रहा है कि लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है। तो अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है तो v भी ऊपर है एंड डेफिनेटली a भी ऊपर ही आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। v को हमने पॉजिटिव लिया, आप देखें यहां पे स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसका मतलब एक सिंपल सा केस बना कि लिफ्ट इज मूविंग अप विद सम एक्सेलरेशन a। इन दैट सिचुएशन वी नो दैट इफेक्टिव g बिकम्स इक्वल्स टू g प्लस a। तो यहां a की वैल्यू कितनी आ गई है? 5, और g की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हैं, जो आपको दे रखी है यहां पर। नहीं भी दे रखी तो आप g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 लेके सोल्व करेंगे। 9.8 दे देगा तो भी हम उससे सोल्व कर ही लेंगे, पर हम अप्रोक्सीमेटली 10 लेके सोल्व करेंगे, ज्यादा इजी होगा। तो पहला केस समझिए, when lift is moving up with acceleration 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? टेंशन फाइंड करना हो। तो आपको पता है, जब अभी मैंने आपको सिखाया है कि t की वैल्यू हो जाएगी एम g प्लस a के बराबर।
g है 10, a है 5, तो ये 15 हो जाएगा और मास की वैल्यू आपको 50 kg गिवन है, तो सोल्व करने पे क्या मिल जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है, दिस बिकम्स इक्वल्स टू 750 न्यूटन। मतलब जब लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर चल रही है और लिफ्ट का ओरिजिनल मास आपको 50 kg गिवन है, उस सिचुएशन के अंदर जो केबल में टेंशन होगा वो 750 न्यूटन के बराबर होगा जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही है। और एक्सेलरेट ऊपर कब तक हो रही है, 0 से लेकर 6 सेकंड तक। अब जरा बताइए, अगर यहां का एक्सेलरेशन a2 है तो a2 की वैल्यू क्या है, 0। इसका यह मतलब हुआ, आपको समझ में आ रहा है a2 0 क्यों हुआ? आपको पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या शो करता है बच्चों, एक्सेलरेशन। तो यहां पे स्लोप 0 है। स्लोप हमेशा किससे देखा जाता है, हमेशा टाइम एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो स्लोप है। अगर ये एंगल लेस देन 90 तो स्लोप पॉजिटिव होता है, और अगर मोर देन 90 तो स्लोप नेगेटिव होता है। तो आप मुझे बताइए, टाइम एक्सिस के साथ 0 से 6 सेकंड के बीच में जो एंगल होगा वो 0 होगा, मतलब यहां पे स्लोप 0 है। स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन 0 है, और जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो आपको पता है कि टेंशन का वैल्यू mg के बराबर होता है। मतलब अगर मैं बात करूं फ्रॉम, सेकंड केस के अंदर बात कर रहा हूं, फ्रॉम 6 to 10 सेकेंड, आप कहेंगे एक्सेलरेशन a2 इक्वल्स टू 0 है, तो जो टेंशन का वैल्यू आएगा वो mg के बराबर आएगा। मास है बच्चों 50, g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, तो दिस बिकम्स इक्वल्स टू 500 न्यूटन। मतलब यहां से यहां तक तो टेंशन मिलेगा 750, और 6 सेकंड से 10 सेकंड तक टेंशन मिलेगा आपको 500, राइट। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए 10 से 15 सेकंड के बीच में टेंशन क्या है, तो बात करता हूं थर्ड केस की। टेंशन फ्रॉम t इक्वल टू 10 सेकेंड टू t इक्वल टू 15 सेकेंड। देखो 10 से 15 के बीच का जो डिफरेंस है, 15 माइनस 10 कितना मिलेगा आपको, ये 5 मिलेगा, और ये 30 है बच्चों। तो इसका मतलब यहां एक्सेलरेशन a3 जो मिलेगा, स्लोप नेगेटिव तो माइनस लिख दूंगा, माइनस कितना मिल जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेगेटिव साइन शो क्या शो करता है, किसके पास रिटार्डेशन है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लिफ्ट अगर ऊपर चल रही हो तो v को आपने पॉजिटिव ले लिया, v ले लिया पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। और जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है तो g इफेक्टिव g माइनस a आता है। ये बात ध्यान से समझनी है, ध्यान से समझना। इन दिस सिचुएशन t बिकम्स इक्वल्स टू एम g माइनस a, और ये -6 हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू जो है, अब यहां a की वैल्यू आपको -6 पुट नहीं करनी बल्कि 6 पुट करनी है। इसको मैं आपको समझाऊंगा अभी दोबारा फिर से। आप मुझे बताइए मास कितना है, मास इज 50, g इज 10 -6 इट विल गिव 4, तो ये मिल जाएगा आपको कितना, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये सोल्व करने पे 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 200 न्यूटन। मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से समझ लो। बहुत सारे केस वो बना सकता है आपके साथ, आपको कैसे डील करना है इन सबको। अगर लिफ्ट ऊपर चल रही है या नीचे चल रही है या रेस्ट पे है, ये तीन ही तो सिचुएशन होंगी, इधर लिफ्ट इज मूविंग अप और मूविंग डाउन और रिमेन्स एट रेस्ट। आपको सिंपल सी बात देखनी है, अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है चाहे किधर भी चले लिफ्ट, इधर लिफ्ट इज मूविंग डाउन और मूविंग अप। इफ एक्सेलरेशन इज अपवर्ड, जी इफेक्टिव बिकम्स जी प्लस ए। इफ एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, चाहे लिफ्ट ऊपर चले या नीचे चले, जी इफेक्टिव बिकम्स इक्वल टू जी माइनस ए। समझ में आ गई बात। और यहां ए में मैग्नीट्यूड रखना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज है। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई लिफ्ट ऊपर चल रही है और एक्सेलरेशन भी ऊपर है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। उस सिचुएशन के अंदर जी इफेक्टिव को जी प्लस ए लेना है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि लिफ्ट नीचे चल रही है पर रिटार्डेशन है, इसका क्या मतलब हुआ कि सब चल तो नीचे रही है, वी उसका नीचे होगा, और रिटार्डेशन इसका मतलब ए ऊपर हुआ। और अगर ए ऊपर है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए आएगा। मतलब ऊपर की तरफ चलने वाली लिफ्ट और ए भी ऊपर से, सारे पॉइंट नोट कर लेना ठीक से। लिफ्ट ऊपर चल रही है, ए भी ऊपर है, तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए। अगर लिफ्ट नीचे चल रही है पर रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन तब आएगा जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आपसे बोल दिया नीचे की तरफ मूव कर रही है, रिटार्डेशन है, इसका मतलब ए ऊपर है। और जब ए ऊपर होता है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए आएगा। समझ में आ गई बात। तो ए भी ऊपर और वी भी ऊपर,
उस सिचुएशन में जी इफेक्टिव जी प्लस है। लिफ्ट चल रही थी नीचे पर रिटार्डेशन है, मतलब ए ऊपर हो गया, तो वी नीचे और ए ऊपर हो गया, इस सिचुएशन में जी इफेक्टिव जी प्लस ए आएगा। समझ में आई बात? इसी तरह से अगर लिफ्ट नीचे चल रही हो और जी भी मतलब एक्सेलरेशन भी नीचे हो, डाउनवर्ड मूव करने वाली लिफ्ट और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड, इन दैट सिचुएशन जी इफेक्टिव बिकम्स जी माइनस ए, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे था। या लिफ्ट ऊपर चल रही हो पर रिटार्डेशन हो, तो अगर लिफ्ट ऊपर चल रही है तो रिटार्डेशन मतलब स्पीड कब कम होगी? जब ए नीचे की तरफ होगा, और जब भी ए नीचे की तरफ होगा जी इफेक्टिव जी माइनस ए आएगा। तो यहां देखिए पहले एक्सेलरेशन था, लिफ्ट इज कंटिन्यूअसली मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट तो ऊपर ही चल रही है, पहले स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड कांस्टेंट हो गई, फिर स्पीड कम होते हुए वापस जीरो हो गई। तो ओरिजिनल ये होगा कि आपकी लिफ्ट जमीन पे खड़ी हुई थी, अभी उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट हुई और फिर रुकी, तो रिटार्डेशन आया होगा। तो आप ध्यान से देखें सिचुएशन को कि अगर लिफ्ट ऊपर चल रही है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए, मतलब A1 में जी प्लस ए लेना है, यहां जी के बराबर ही लेना है जी इफेक्टिव, और यहां जी माइनस ए लेना है। ये माइनस मैंने क्यों लगाया समझ में आ गया? इट शोज द रिटार्डेशन, राइट? सो जी इफेक्टिव जी माइनस ए लेना। ऐसी गलती मत कर देना कि सर ये माइनस था, जी तो 10 लिया आपने माइनस, फिर -6 रख दिया। नहीं, हमने ऑलरेडी यहां माइनस रखा, इसीलिए यहां पर ये हमारे पास जी -6 आया, मतलब 10 - 6 आया, राइट? तो उम्मीद आपके समझ में आ गया होगा, और जो मैंने केस समझाए वो सारे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, नोट कर लेना, आपके काम आएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड टेंशन एट अ पॉइंट ए एट मिड पॉइंट बी, ए पॉइंट और मिड पॉइंट बी पे बताना है, ऑन द रोप ऑफ मास 2 kg। एक्चुअली एक लिफ्ट है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड दे रखा है आपको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ नथिंग इज सेड, आपको ये मानना है कि जिधर एक्सेलरेशन उधर ही लिफ्ट चल रही है, और आपको ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक्सेलरेशन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है और आपसे कहा जाता है रोप का मास 2 kg है और उस रोप से 5 kg का ब्लॉक हैंग किया हुआ है, उस सिचुएशन के अंदर ए पॉइंट पे टेंशन क्या होगा और रोप के मिड पॉइंट बी पर टेंशन क्या होगा? हम सिंपल न्यूटन्स तो लगाएंगे और फटाफट आंसर लेके आएंगे। ध्यान से देखना, टेंशन एट पॉइंट ए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ए जो पॉइंट है वो ब्लॉक के जस्ट टच में है, तो इसका अपन अलग से एफबीडी बना लेते हैं, राइट? इसका एफबीडी बना लिया तो यहां का जो टेंशन होगा उसको मैं टी ए बोल देता हूं। ब्लॉक का मास mg नीचे, तो mg की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? mg इक्वल्स टू 50 न्यूटन, राइट? एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो दिस बिकम्स इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? इट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ वी विल यूज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एज फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन TA minus opposite force mg which is equals to 50 equal to mass 5 into acceleration 3. Force in the direction of acceleration minus opposite force equal to mass into acceleration. Acceleration की डायरेक्शन का फोर्स TA है, अपोजिट फोर्स 50 वेट के बराबर है, और ma कर देंगे हम, तो यहां से आप देखिए ये तो 15 हो जाएगा और TA का जो वैल्यू सोल्व करने पाएगा वो 65 न्यूटन आ जाएगा। तो उम्मीद है यह टेंशन आपके समझ में आ चुकी होगी। लेकिन जब मैं बी पॉइंट की बात करूंगा तो बी पॉइंट के नीचे टोटल मास कितना होगा? आपसे कहा जाता है कि जो रोप है उसका मास 2 kg है और रोप यूनिफॉर्म है। इसका यह मतलब हुआ क्योंकि पूरी की पूरी रोप का मास 2 kg है और बी मिड पॉइंट है, तो ए से बी तक की जो रोप होगी उसका मास 1 kg होगा, तो बी के नीचे जो टोटल हैंगिंग मास है वो 6 kg हो जाएगा। इसको भी हम सोल्व करते हैं, आगे देखिए ध्यान से। इस बार हम बी से नीचे वाले पार्ट का एफबीडी बनाएंगे अलग से, बी पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये पॉइंट आपके पास बी है और यहां का टेंशन टी बी हमने ले लिया। ये वाला मास 1 kg बनेगा, आपके समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि रोप का मास 2 kg है और ये मिड पॉइंट है, तो इसके नीचे का जो मास है रोप का ए से बी तक का वो बनेगा। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, ए से बी तक की जो रोप है उसका मास 1 kg बनेगा, तो जो टोटल वेट है नीचे की तरफ वो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल वेट इसका नीचे की तरफ आएगा वो 5 + 1 6 इंटू जी, दैट बिकम्स इक्वल्स टू 60 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऊपर है एज इट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम न्यूटन लॉ यूज करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर था, तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टीबी माइनस अपोजिट फोर्स 60 न्यूटन इक्वल टू मास कितना हो गया बच्चों? टोटल मास हो गया 6 इंटू एक्सेलरेशन 3। आई बात समझ में? तो टीबी बिकम्स इक्वल्स टू 60 + 18, कितना बन गया 60 + 18? 78 न्यूटन। तो ये टेंशन आ गया यहां पर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जहां टेंशन पूछा है उसके नीचे वाले टोटल हैंगिंग मास का एफबीडी बना ले और सिंपल न्यूटन्स लॉ लगाना है, आंसर फटाफट आएंगे विदाउट एनी एरर, और वैसे प्रैक्टिस करनी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मिनिमम अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द मैन सो दैट ही कैन लिफ्ट द ब्लॉक। आपसे कहा जाता है कि साथ देखिए सरफेस को पहले सिचुएशन एनालिसिस की है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक 80 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। आपको पता है कि 80 kg का जो ब्लॉक होगा उसका जो वेट नीचे की तरफ होगा वो 800
न्यूटन होगा। और अगर मान लेता हूं कि साहब यहां टेंशन T है तो यहां पे भी टेंशन T होगा। आप जानते हैं सभी आइडियल स्ट्रिंग के अंदर सब जगह टेंशन सेम होता है और यहां पे भी टेंशन T होगा। मैंने पुली से देखा तो टेंशन नीचे दिखा, मेन से देखा टेंशन ऊपर दिखा, ब्लॉक से देखा टेंशन ऊपर दिखा। आपको पता है, मैं बता चुका हूं कई बार, टेंशन का डायरेक्शन जो होता है अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, इसका बिहेवियर पुलिंग होती है, तो जहां से देखोगे वहां से बाहर की तरफ दिखेगा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर ये मेन नहीं होता तो टेंशन क्या होता कि साहब आदमी को यहां से हटा दो, अब तो रस्सी में कोई टेंशन नहीं होगा। वो टेंशन नहीं होगा तो ग्राउंड से मिलने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ब्लॉक को, वो 800 न्यूटन के बराबर होगा। अगर ये मेन यहां लटका हुआ है, रेस्ट पे, ध्यान से समझना, ये मेन अगर यहां रेस्ट पे होता तो आप क्या कहते, साहब मेन अगर रेस्ट पे है तो इसके वेट के बराबर यहां टेंशन होता, और अगर वेट के बराबर टेंशन होता तो वेट कितना है बच्चों, 500। मास है 50 kg तो वेट बनेगा कितना, 500 न्यूटन। तो टेंशन आ गया 500 न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास कि साहब यहां का टेंशन आ गया 500 न्यूटन। अब ब्लॉक का वेट नीचे कितना था, 800 नीचे की तरफ, तो यहां से बाकी नॉर्मल कितना मिल रहा होगा कि साहब देखिए 800 माइनस 500 दिस बिकम्स 300। मतलब अगर मेन जो है वो रस्सी के सिर्फ लटका हुआ होता, रेस्ट पे होता, रेस्ट पे है तो भी एक्सेलरेशन 0 है, या कांस्टेंट स्पीड से चढ़ा है तो भी एक्सेलरेशन 0 है। दोनों सिचुएशन के अंदर रोप का टेंशन मेन के वेट के बराबर होगा। वेट है 50 kg, तो टेंशन इस ब्लॉक से देखेंगे तो ऊपर लगेगा, मतलब इस ब्लॉक को लिफ्टिंग मिलेगा 500 न्यूटन फोर्स का, और इसका वेट नीचे कितना है बच्चों, 800। तो आप देखें कि इसका जो डिफरेंस आएगा वो बाकी का नॉर्मल दे देगा, मतलब नॉर्मल की वैल्यू 300 न्यूटन आ जाएगी। ऐसा कब होगा, जब ये मेन रेस्ट पे होगा या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा। पर हमसे क्वेश्चन कुछ और पूछा है, फाइंड मिनिमम अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द मेन सो दैट ही कैन लिफ्ट द ब्लॉक। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन। चलिए सोल्व करते हैं और बात करते हैं। आप खुद ही बताइए मेरे को, अगर मैं आपसे कहूं कि साहब मुझे नॉर्मल 0 चाहिए, तो ये नॉर्मल जो है यहां पर, यहां से मिलने वाला नॉर्मल, ये 0 कब होगा, जब टी की वैल्यू 800 न्यूटन हो जाएगी। मतलब रस्सी का जो टेंशन है, जो लिफ्टिंग दे रहा है किसको, ब्लॉक को, अगर वो 800 न्यूटन हो जाए तो वेट नीचे 800 था, टेंशन 800 न्यूटन हो गया तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0। मतलब हमें रस्सी में टेंशन कितना चाहिए, हमें रस्सी में टेंशन चाहिए 800 न्यूटन। तो अगर किसी तरीके से ये मेन अपने आप को ऊपर एक्सेलरेट करके टेंशन 800 न्यूटन कर पाता है, तो फिर ये ब्लॉक जो है वो ग्राउंड से कांटेक्ट लूज कर देगा। तो हमें करना क्या है, हमें सीधी सीधी बात करनी है कि देखिए मेन का जो वेट है नीचे की तरफ कितना लगेगा बच्चों, 500 न्यूटन। अब इस पे न्यूटन तो लगाएंगे, एक्सेलरेशन अब चाहिए हमें, तो एक्सेलरेशन ऊपर चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, 800 न्यूटन का टेंशन माइनस अपोजिट फोर्स कितना हो जाएगा, 500 न्यूटन, इक्वल टू मास 50 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ए। 800 माइनस 500 बिकम्स इक्वल टू 300। 300 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय ए, ये कैंसिल आउट हुआ और ए की वैल्यू मिल गई आपको 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये पर्सन अपने आप को 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट करता है, तो ये ब्लॉक ग्राउंड से कांटेक्ट लूज कर देगा, क्योंकि जब ये अपना आप को 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा तो रोप का टेंशन हो जाएगा 800 न्यूटन, और यहां जब रोप जिसको लिफ्टिंग देगी 800 न्यूटन के फोर्स से, किसको, ब्लॉक को, और इसका खुद का वेट भी कितना है ब्लॉक का, 800, तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब ब्लॉक ग्राउंड से कांटेक्ट लूज कर चुका होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इफ मेन इज एबल टू कीप द सिस्टम एट रेस्ट, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये देखिए क्रैट है, क्रैट का मास गिवन है कितना, 30 kg, मेन का मास गिवन है 50 kg। आपसे कहा जाता है कि आप सिचुएशन समझ ले ध्यान से, एक पिंजरा टाइप स्ट्रक्चर है और उससे एक रोप जुड़ती है, पुली से पास आउट होकर आती है, यहां पे एक होल है, होल के अंदर से रोप पास होती है और ये आदमी जो इस पिंजरे के अंदर या क्रैट के अंदर है वो उसको पकड़कर इस पर खड़ा हुआ है। वो कहता है साहब इतना फोर्स अप्लाई करता है स्ट्रिंग के ऊपर कि सिस्टम रेस्ट पे रहता है, तो बताइए टेंशन का वैल्यू क्या है। आप ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए क्रेट और मेन को एक सिस्टम मान लें, और सिस्टम मान के सोल्व करेंगे तो बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। कैसे, मैं इस पूरे को सिस्टम मान लेता हूं, पूरे को सिस्टम मान लूंगा तो यहां का अगर इसने टेंशन टी है अप्लाई किया, या फोर्स जो अप्लाई किया वो टी के बराबर है सपोज, तो इस रोप के अंदर यहां पे भी टेंशन टी होगा, यहां पे भी टेंशन टी होगा, और क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे तो यहां का टेंशन 2t से बैलेंस हो जाएगा। देखिए t प्लस टी इक्वल टू 2t होगा, राइट। अब जरा बताइए, जो मैंने गोला बनाया है उसके अंदर जो सिस्टम है उस पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 2t। अच्छा, नीचे की तरफ लगने वाला टोटल क्या होगा कि सब दोनों के वेट के बराबर होगा, तो जो नीचे फोर्स लगेगा वो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी होगा। कैपिटल एम मैंने इसको मान लिया, स्मॉल एम मैंने इसको मान लिया। अब आप मुझे बताइए, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी मस्ट बी बैलेंस बाई 2t। तो आप बात करेंगे फॉर सिस्टम टू बी एट रेस्ट,
फॉर सिस्टम टू बी एट रेस्ट, आप कहेंगे कि जो 2t है वो बैलेंस होगा m प्लस एम इंटू जी से। तो जो t का वैल्यू आएगा वो आएगा m प्लस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाई 2। कई बार इस फॉर्म में भी आपसे आंसर पूछा जाता है, ठीक है। यहां तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, हम बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैपिटल M है 60, स्मॉल m है 30, तो दिस बिकम्स इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाइड बाई g, 900 डिवाइडेड बाई 2, इट विल गिव्स 450 न्यूटन। ये टेंशन है इस रस्सी के अंदर। अगर ये मेन 450 न्यूटन का टेंशन के बराबर फोर्स लगाता है तो पूरे के पूरे सिस्टम को रेस्ट पर रख पाएगा। अगला सवाल इसी से रिलेटेड क्या पूछते हैं, ध्यान से देखना। कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मैन एंड लिफ्ट इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी द कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये भी हमने कैलकुलेट किया बच्चों कि अगर ये आदमी यहां पर 450 न्यूटन का टेंशन फोर्स अप्लाई कर पाता है तो सिचुएशन के अंदर सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। ये 450, तो यहां पे भी टेंशन 450, यहां से भी टेंशन 450, यहां का जो टेंशन होगा वो 2t के बराबर होगा एंड डेफिनेटली दैट विल बी इक्वल्स टू 900 न्यूटन, राइट। और जिसका पूरा का पूरा वेट आएगा नीचे की तरफ, वो वेट हमने कहा था सब m प्लस एम इंटू जी के बराबर होगा, तो ये भी 900 न्यूटन है, सिस्टम रेस्ट पे है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स के साथ इस क्रेट के बॉटम ने इस आदमी को कितना कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल दिया, हम उसकी बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस आदमी को अलग से ड्रॉ कर लेता हूं कि सब ये पर्सन है, राइट। ये पर्सन है जो यहां खड़ा हुआ है और इस पर्सन ने रस्सी को पकड़ा हुआ है लाइक दिस, ये आदमी। अब ध्यान से समझना कि अगर ये पर्सन यहां पे खड़ा हुआ है और ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 450 न्यूटन। खुद का mg कितना है 60 kg का मतलब हो जाएगा 600 न्यूटन, और बाकी यहां से नॉर्मल मिल जाएगा n, और यही आपसे पूछा है, राइट। तो आप मुझे बताइए अगर इस बॉटम के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है तो 600 की वैल्यू 450 प्लस नॉर्मल से बैलेंस होनी चाहिए, मतलब n प्लस 450 मस्ट बी इक्वल्स टू 600 न्यूटन। दैट मीन्स n विल बी इक्वल्स टू 600 माइनस 450 न्यूटन, और सोल्व करने पर यहां से नॉर्मल की वैल्यू मिल जाएगी आपको 150 न्यूटन। कितनी मिल जाएगी 150 न्यूटन। ये नॉर्मल मिल गया या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मिल गया, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकाला जाता है। देखिए अगर मैं किसी भी सरफेस पे खड़ा हुआ हूं तो उसके ग्राउंड ने जितना मुझे नॉर्मल दिया, उस सरफेस ने जितना मुझे नॉर्मल दिया, वही नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब यहां एक बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि साहब देखिए वास्तव में तो क्या हुआ था, इस मैन ने रस्सी को नीचे पुल किया था, आपने तो यहां पे डायरेक्शन ऊपर शो किया हुआ है। यस, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर मैंने रस्सी को नीचे पुल किया है तो रस्सी ने मुझे उतनी ही फोर्स से ऊपर पुल किया होगा, तो मैं अपने ऊपर लगने वाले फोर्सेस को देखूंगा तो रस्सी का फोर्स मेरे ऊपर की तरफ आ रहा होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, इसको मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में समझाया है, उनको ध्यान से देखोगे तो ये कोई कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं आएगा, राइट। तो मेन ने के ऊपर टेंशन की वजह से, रस्सी के फोर्स की वजह से 450 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा। जिस सरफेस पे ये खड़ा हुआ है उस सरफेस से नॉर्मल ऊपर आ रहा होगा n, तो ये नॉर्मल ऊपर आ गया। खुद का वेट mg नीचे है और आप सिस्टम को रेस्ट पे रखना चाहते हैं तो इन दोनों फोर्सेस का सम इसके बराबर होना चाहिए, और यहां से हमें 150 न्यूटन का टेंशन आ गया। अब क्या हो कि ये पर्सन इस रस्सी को 450 न्यूटन के ज्यादा फोर्स से पुल करे। मान लीजिए कि ये जो पर्सन है इसको 500 न्यूटन के फोर्स से पुल करता है, तो अगर 500 न्यूटन के फोर्स से पुल करता है तो यहां का जो टेंशन है ऊपर वाली केबल का वो 1000 हो जाएगा, जबकि टोटल वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो तो 900 ही रहेगा। इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर आएगा, और अगर नेट फोर्स ऊपर आएगा तो सिस्टम एक्सेलरेट होगा, तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन वो आपको ऑलरेडी दे देता है और आपसे पूछता है सारे सवाल वही जो भी हमने सोल्व किए कि अगर इस सिस्टम का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है तो उस सिचुएशन के अंदर टेंशन का वैल्यू कितना है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है, वो सब पूछता है। अगले क्वेश्चन के अंदर मूव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, if man is able to accelerate the system with acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर then find tension in the string। पहले टेंशन बताना है, वापस वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया कि साहब पूरे के पूरे सिस्टम मान लेंगे। यहां का टेंशन T, तो ये टेंशन T और ये भी टेंशन T, तो यहां का टेंशन 2T हो जाएगा, और पूरे को अगर सिस्टम मानूंगा तो मुझे बताइए बच्चों नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स m प्लस एम इंटू जी जो भी हमने सोल्व किया था 900 न्यूटन हो जाएगा,
और ये टेंशन 2t है और सिस्टम का एक्सेलरेशन ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब आपको मैंने सिखा दे रखा है ऑलरेडी कि न्यूटन लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है। तो व्हाट इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, कि साहब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, उधर लगने वाला फोर्स सिस्टम पे 2t है, माइनस अपोजिट फोर्स 900 न्यूटन हो जाएगा, इक्वल टू मास कितना लेंगे टोटल 660 प्लस 30 90 इनटू एक्सेलरेशन ले लेंगे 2। तो यहां से 2t की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 900 प्लस 180, दैट मीन्स दिस बिकम्स इक्वल्स टू 1080 न्यूटन इज 2t। ये ट्वाइस ऑफ t है। तो t की वैल्यू क्या मिली कि साहब t की वैल्यू मिल गई मुझे 540 न्यूटन, ये टेंशन मिला, राइट। तो बहुत इजी था, इतने आसान तरीके से आपने सोल्व कर लिया। सिस्टम को लेके सोल्व करेंगे हमेशा इजी होगा, तो आप पूरे को सिस्टम कंसीडर कर लें, फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। ना सिर्फ एक बार में सही आंसर आएगा, गलती होने के चांसेस भी कम रहेंगे। अच्छा, अब हमें एक बात समझ में आ गई कि साहब 450 से पुल कर रहा है, अगर 450 से पुल कर रहा है तो नॉर्मल भी बदला होगा, ठीक है। तो अगले सवाल में क्या पूछा जाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मैन एंड लिफ्ट। अब ध्यान से देखना, इस आदमी को हम अलग से लेके आ जाते हैं। अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है कि साहब इस तरफ 450 न्यूटन का फोर्स लगा, सॉरी 550 न्यूटन का फोर्स लगा था, ठीक है, 540। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये 540 न्यूटन आया है। यहां से इसको नॉर्मल ऊपर मिल रहा होगा n, खुद का वेट नीचे की तरफ है कितना 600 न्यूटन, 60 kg तो वेट 600 न्यूटन हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऊपर है, a की वैल्यू है कितनी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आपको ऑलरेडी दी थी भाई। अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैन का एक्सेलरेशन भी तो उतना ही होगा ऊपर, ठीक है। बॉटम से यहां से कितना मिला नॉर्मल n, टेंशन यहां पे t हो गया, खुद का mg नीचे हो गया। अब हम न्यूटन तो लगा देंगे, कैसे लगाएंगे, व्हाट इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के साथ n प्लस 540, तो n प्लस 540, ठीक है। माइनस अपोजिट फोर्स कितना हो गया 600 न्यूटन, तो माइनस अपोजिट फोर्स कर दिया आपने 600 न्यूटन, इक्वल टू मास कितना है 60 इंटू एक्सेलरेशन है 2, तो ये आपको मिल जाएगा n प्लस 540 इक्वल टू ये 120 और ये 600 है, तो दिस बिकम्स 720 न्यूटन। अच्छा, इसको भी तो माइनस करना है, तो n इक्वल टू क्या मिला 720 माइनस 540, 720 में से 540 को माइनस करो और रिजल्ट ऑब्टेन कर लो, राइट। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से यहां पे भी हम नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और आप देखें पहले वाली सिचुएशन से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कम हुआ या बढ़ा, ये खुद एनालिसिस करें, क्यों बढ़ा हुआ और क्यों कम हुआ ये भी एनालिसिस करें। इसको मैं किसी ना किसी और वीडियो के अंदर वापस से लूंगा इस क्वेश्चन को, उसको एक बार और एनालिसिस करें ठीक से। पर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपके ऊपर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इनके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इनके नोट्स जरूर बनाएं बच्चों, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी भी यूट्यूब पे किसी भी टीचर के वीडियो देखें, किसी के भी, जरूरी नहीं आप मेरे देखें, किसी के भी वीडियोस देखें, और सिर्फ वीडियो देखने से आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी, या वीडियो देख ले अच्छे वीडियोस देख लेने से, अच्छे टीचर्स के वीडियोस देख लेने से आपके नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। नीट में सिलेक्शन का एक ही तरीका है, यहां हमसे सीखें, सीखने के बाद इनको ठीक से नोट्स बनाएं। नोट्स बना के मैं आपसे बार बार कहता हूं कोई भी एक सोर्स ले लें, उस सोर्स से मल्टीपल प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिस करें। जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतना स्कोर आपका बढ़ेगा। अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फिजिक्स आपको हमेशा एक हाइपोथेटिकल फील देगी कि आपको चीज़ें आती हैं, पर आपके नंबर नहीं आएंगे। सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, मल्टीपल तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन की वैरायटी अपने वीडियोस में कवर कर रहा हूं ताकि आपके सारे तरह के क्वेश्चन कवर हो जाएं और आप में के नीट का कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो, राइट। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, वेइंग मशीन की बात करते हैं। वेइंग मशीन में होता क्या, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वेइंग मशीन हमारा नॉर्मल रीड करती है। तो एक वेइंग मशीन है, इस पर कोई बच्चा खड़ा हुआ है, तो अगर मैं इस बच्चे का अलग से डायग्राम बनाऊंगा तो mg नीचे लग रहा होगा और यहां से नॉर्मल ऊपर आ रहा होगा, तो mg नीचे और नॉर्मल ऊपर। तो आप मुझे बताइए, इस वेइंग मशीन ने अगर नॉर्मल ऊपर दिया इस पर्सन को, इस बच्चे को, तो उतना ही नॉर्मल इसने नीचे वेइंग मशीन को दिया होगा। तो इसकी जो रीडिंग होगी, वो रीडिंग डेफिनेटली इस नॉर्मल के बराबर होगी। तो यहां क्या लिखा हुआ है, वेइंग मशीन ऑलवेज मेजर द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन इट, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन इज ऑल्सो नोन एज अपरेंट वेट। एक्चुअली अगर आप खड़े में ऐसी सरफेस पे वेइंग मशीन रखी हुई जो रेस्ट पे थी, फिर तो जो आपका वेट था वही नॉर्मल के बराबर होगा। तो आपका जो वेट है, ओरिजिनल वेट, वही आपका एक्चुअल वेट वो शो कर रही होगी। पर आप किसी ऐसी सरफेस पे खड़े हैं जो एक्सेलरेट हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर,
तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका वेट ओरिजिनल वेट से अलग आता है, उसको अपन बोलते हैं एपरेंट वेट, राइट। तो हम क्या करेंगे, उन सभी सिचुएशंस के अंदर नॉर्मल कैलकुलेट कर लेंगे और जो नॉर्मल निकल के आएगा वही एपरेंट वेट के बराबर होगा। अभी मैं आपको समझाता हूं कि इस तरह के सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए, इफेक्टिव और एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट, केस 1, इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है, या तो ऐसे बोल दिया जाए कि साहब v की वैल्यू 0 है और v इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। इन सभी सिचुएशंस के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आती है, और जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो नेट फोर्स 0 ही होता है। तो आप मुझे बताइए, बंदा जो यहां पे खड़ा हुआ है, इसको अगर ठीक से देखेंगे आप तो क्या होगा कि नेट फोर्स 0 अगर होगा तो इस पे जो mg नीचे लग रहा होगा वेइंग मशीन के थ्रू, या इसका जो mg नीचे होगा वो mg ही नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। मतलब इसकी जो रीडिंग होगी वो रीडिंग डेफिनेटली रीडिंग विल बी इक्वल्स टू नॉर्मल एंड विच इज इक्वल्स टू mg। मतलब अगर कोई लिफ्ट रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चल रही है या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे चल रही है, इन सभी सिचुएशंस के अंदर जो रीडिंग की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होगी, वो डेफिनेटली आपके वेट के बराबर होगी। तो आपका जो एपरेंट वेट है वो ओरिजिनल वेट के बराबर ही निकल के आएगा। कब? जब आप ऐसी सरफेस पे खड़े हुए हैं जो या तो रेस्ट पे या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। आगे बात करते हैं। देखिए यहां पे क्या है, केस सेकंड, इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है a तो क्या होगा। अब आप कहेंगे साहब कि साहब ये जो मेन यहां पर खड़ा हुआ है, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका खुद का mg नीचे है, नॉर्मल ऊपर आ रहा होगा और एक्सेलरेशन ऊपर है। मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं इसी लेक्चर के अंदर कि जब लिफ्ट ऊपर चलती है किसी ना किसी एक्सेलरेशन से, तो g इफेक्टिव g प्लस a हो जाता है। तो आपको वैसे डायरेक्टली आंसर देना चाहिए था कि साहब इस सिचुएशन के अंदर जो नॉर्मल होगा वो m इंटू जी इफेक्टिव के बराबर होगा, तो जो नॉर्मल की वैल्यू होगी वो m g प्लस a के बराबर होगी। मतलब इसका जो रीडिंग होगा वो ओरिजिनल वेट से ज्यादा होगा। अच्छा देखिए, हम लगाते हैं न्यूटन्स लॉ कैसे, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन n माइनस अपोजिट फोर्स mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो नॉर्मल की वैल्यू मिलेगी वो m इंटू जी प्लस a के बराबर मिलेगी। और आप कह सकते हैं कि ये जो नॉर्मल है ये ओरिजिनल कंडीशन में, यानी जब लिफ्ट रेस्ट पे थी या यूनिफॉर्म मोशन में थी, तब जो नॉर्मल था वो mg के बराबर था, यहाँ mg से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ जो वेट है, इसका अपरेंट वेट वो एक्चुअल वेट से ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट केस के अंदर मूव करते हैं। अगर आपसे कहा जाए लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट हो रही है विद एन एक्सेलरेशन a, इस सिचुएशन में क्या होगा कि साहब इस सिचुएशन के अंदर भी हम डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम ड्रॉ करने पर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि देखिए ये पर्सन था, ये यहाँ पे खड़ा हुआ इस तरह से, और ये वेइंग मशीन थी। हम तो सिर्फ पर्सन को देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आ रहा होगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, एक्सेलरेशन इस बार डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं कि अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो तो g इफेक्टिव g माइनस a हो जाता है। तो यहां जो इसका वेट आना चाहिए वो अपरेंट वेट ओरिजिनल वेट से कम आना चाहिए, क्योंकि g इफेक्टिव g माइनस a आएगा तो जो नॉर्मल आएगा वो m इंटू जी माइनस a के बराबर आएगा। Now we will use the second law of Newton for calculation of the normal direction in this situation. Now what is the force in the direction of acceleration? Is in this situation acceleration is downward, so downward लगने वाला force mg है, mg माइनस अपोजिट फोर्स नॉर्मल हो जाएगा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। और अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा m इंटू जी माइनस ए। मतलब यहां जो वेट आ रहा है अपरेंट वेट इसको बोलेंगे, अपरेंट वेट ओरिजिनल वेट से कम है। तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो तो अपरेंट वेट ओरिजिनल वेट से ज्यादा आता है, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो तो अपरेंट वेट ओरिजिनल वेट से कम आता है। नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। इफ द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली इट implies that acceleration is equals to the acceleration due to gravity, that means a equals to g. Then what happened? अभी भी आपने कहा कि साहब अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर a इक्वल टू g है, तो जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है तब जो नॉर्मल आता है वो m g माइनस ए के बराबर आता है। यहां a इक्वल टू g आपको गिवन है, जो आप वैल्यू यहां पुट करेंगे तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन क्या मिल गया, m g माइनस जी विच बिकम्स इक्वल्स टू 0। मतलब नॉर्मल की वैल्यू 0 मिल गई, तो नॉर्मल 0 है तो लिफ्ट कितना वेट मेजर करेगी, 0। लिफ्ट कोई वेट मेजर नहीं कर रही है, इट इज अ कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। मतलब किसी भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर आपको खड़ा कर दिया जाए और आपको वेइंग मशीन पे खड़ा कर दिया जाए तो वेइंग मशीन आपका वेट 0 फील करेगी, इसीलिए उस कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, राइट। तो कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हुआ उसके अंदर कोई वेइंग मशीन पे आपको खड़ा कर दिया जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया जाए
तो डेफिनेटली उसका वेट 0 फील होगा। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, यहां लिखा हुआ है, इट मींस द मैन विल फील वेटलेसनेस। दिस कंडीशन इज नोन एज कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। द अपरेंट वेट ऑफ एनी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज 0। अपरेंट वेट इन एनी फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज 0। किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर अगर आप हैं तो उसमें आपका वेट आपको 0 फील होगा। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ ऐसे सिंपल सा कि यार एक थीफ है, कोई चोर है, वो किसी मकान से अपने चोरी का बहुत सारा सामान अपने सर पे रखकर कूद जाता है। तो जब वो कूद रहा है तो उसको सामान का वेट कितना फील होगा? आंसर है 0, क्योंकि उस वक्त उस कंडीशन के अंदर वो जो मैन है वो भी तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है ना। अगर कहीं से कोई भी आदमी गिर रहा है तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो उसके सर पे जितना भी वेट रखा हुआ था वो 0 फील होगा, राइट। चलिए साहब, इट इज अ गुड क्वेश्चन। फाइंड द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन इफ रीडिंग ऑफ लिफ्ट, सॉरी if reading of lift, if acceleration is 3 मीटर पर, ओके सॉरी, रीडिंग ये काट दो यहां से, रीडिंग सिर्फ रीडिंग बता, रीडिंग इफ एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड, मतलब लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर हो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको बताना है कि इस पर्सन की जो वेइंग मशीन है वो कितना रीड करेगी। आपको पता है कि अगर पहली सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर हो तो जो रीडिंग होगी, रीडिंग लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही है, अपवर्ड एक्सेलरेशन है, इन दैट सिचुएशन रीडिंग इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, राइट। तो एम कितना है बच्चों? एम है 60 kg और एक्सेलरेशन 3 है, तो जी हो गया 10 प्लस 3 कर दूंगा तो 13 हो गया प्लस 3, राइट। सो 600 तो ये हो गया प्लस 180, इट विल गिव्स इक्वल्स टू 780 न्यूटन। तो 780 इसका रीडिंग होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, mg प्लस ए किया है, बहुत इजीली सोल्व कर लिया है मैंने, कई केस आपको समझा दिए, आप बहुत आसानी से सवालों को सोल्व कर सकते हैं। इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है उस सिचुएशन के अंदर एक्सेलरेशन 0 होता है, तो अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो सिचुएशन में जो रीडिंग होती है वो रीडिंग डेफिनेटली mg के बराबर होगी, और mg का मतलब होगा 600 न्यूटन। थर्ड केस देखिए, इफ लिफ्ट वाज फॉल फ्रीली, आपको पता है इन दिस सिचुएशन रीडिंग विल बी इक्वल टू 0। एक सिंपल क्वेश्चन था और समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि इससे पहले वाला केस भी अपन ऐसे एक्सप्लेन किया ठीक से। आगे मूव करते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ। यहां क्या लिखा हुआ है, इफ अपरेंट वेट ऑफ द मैन इज इन अ लिफ्ट इज 1/5 ऑफ द ट्रू वेट, देन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। आप मुझे बताइए, अपरेंट वेट 1/5 है, ओरिजिनल वेट का कम है, तो आप खुद सोचे एक्सेलरेशन नीचे होगा या ऊपर होगा? वेट कम कब फील होता है? नीचे जब एक्सेलरेशन होता है तब, या ऊपर चलते वक्त? डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो आपसे क्या कह सकते हैं साहब, इस सिचुएशन के अंदर जो लिफ्ट है, वो लिफ्ट के अंदर कोई मैन अगर है तो लिफ्ट जो है वो नीचे चल रही होगी किसी ना किसी एक्सेलरेशन से, और इस सिचुएशन में जो वेट होता है अपरेंट वेट, वो किसके बराबर होता है? एम जी प्लस, सॉरी एम जी माइनस एम ए, एम जी माइनस एम ए के बराबर होता है। और आपसे कहा जाता है कि जो ये वेट है अपरेंट वेट, वो ओरिजिनल वेट का 1/5, ओरिजिनल वेट mg होता है, तो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू mg/5। तो बताइए ma को उस तरफ लेके जाइए, mg/5 को इस तरफ लेके आइए, तो mg माइनस mg/5 इक्वल टू ma, राइट। mg माइनस mg/5 बिकम्स इक्वल्स टू 4mg/5, तो ये हो जाएगा 4mg/5 इक्वल टू ma। आपने m से m कैंसिल कर दिया और a की वैल्यू आपको मिल गई 4g/5 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर लिफ्ट 4g/5 एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है तो उस पर्सन को अपने वेट का 1/5 वेट फील होगा, राइट। मूव करते हैं आगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन इज 560 kg वेट। 560 kg वेट का मतलब हुआ, सॉरी 56 kg वेट, 56 kg वेट का मतलब हुआ 560 न्यूटन, राइट। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड with an acceleration a, reading is equals to 44 kg weight, मतलब 440 न्यूटन। फाइंड नंबर 1 ट्रू वेट ऑफ द मैन एंड वैल्यू ऑफ a। जरा मुझे बताइए, जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट होती है तो ये जो अपनी रीडिंग होगी n1, इसको मार्क बोल लेता हूं मैं, n1 कितना है 560, 56 kg वेट मतलब 560 न्यूटन,
एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। आपको पता है इक्वेशन मैं आपको समझा चुका हूं। अच्छा, जब नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो जो रीडिंग होगी N2 दैट इज इक्वल टू 44 kg वेट का मतलब हो गया 440 न्यूटन इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। तो जब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो बच्चों 560 प्लस 440 बिकम्स इक्वल टू 1000 इक्वल टू एम जी प्लस एम जी 2 mg एंड प्लस एम ए माइनस एम ए को ऐड करोगे 0 मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल गया यहां पर 2 mg इक्वल टू 1000। दैट्स वाई एम जी बिकम्स इक्वल टू 500 न्यूटन। ये तो ट्रू वेट आ गया इसका कि साहब जो ट्रू वेट है वो तो 500 न्यूटन होगा। mg की वैल्यू कितनी आ गई 500। अब आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर ऐड कर दो mg, आपको ma की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन 1 से बात कर लेते हैं। n1 जो कि कितना था 560 इक्वल टू mg की वैल्यू हो गई 500 प्लस ma। आप बताइए, इसको इस तरफ लेकर आइए, 560 माइनस 500 बिकम्स इक्वल टू 60 इक्वल टू ma। और m, हाँ m हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। यहां से देखिए mg इक्वल टू 500 तो m इक्वल टू 50 है ना, राइट 50 kg। m इक्वल टू 50 kg, यानी उस पर्सन का जो ओरिजिनल वेट था वो 50 kg है। तो हम क्या करेंगे यहां पे 560 माइनस 500, जब इस तरफ आएगा तो 560 से माइनस होगा 560 बचेगा इक्वल टू मास है 50 इंटू एक्सेलरेशन a। तो आप बताइए a की वैल्यू क्या मिल गई आपको 6/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर इजी शॉर्ट नंबर 8। लिफ्ट वाली प्रॉब्लम्स की बात की और अपन ने एपरेंट वेट की बात की, वेइंग मशीन से बेस्ड प्रॉब्लम्स की बात की। आई थिंक इससे ज़्यादा नीट में नहीं पूछा जाता, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से नोट्स बनाएं और बस वीडियोस को देखते रहें, खूब सवालों को सॉल्व करें, खूब प्रैक्टिस करें और खुश रहें। हमेशा मैं बच्चों से बोलता हूं कि चीज़ों को समझने की कोशिश ना करें। डोंट ट्राई टू फोकस और कंसंट्रेट व्हेन समवन इज टीचिंग टू यू। कोई भी आपको पढ़ा रहा है तो समझने की कोशिश मत करो, फोकस करने की कोशिश मत करो। जस्ट चिल करो, एंजॉय करो और सब्जेक्ट का मजा लो कि यार क्या चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फोर्सफुली, आप कहीं और ही चले जाते हैं, आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते टीचर के साथ। तो हमेशा ध्यान रखें, बस मजा करो, चिल करो, एंजॉय करो, खुशी खुशी पढ़ो, मस्त रह के पढ़ो, हर चीज समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।